डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए सेगमेंट को देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, थॉट्स निकल कर आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर 2 दिनों पर 5 टॉपिक्स कर रहे हैं। ये 5 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार टफ भी हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि आप लोग कुछ टॉपिक्स को समझ नहीं पाते, आपके कमेंट्स आते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि अब से आपको बैकअप मिलेगा। हम प्रयास करेंगे कि अपने स्तर पर आपको कुछ टॉपिक्स कवर करके दें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और जहाँ तक संभव हो हम लोग इस स्थिति में हो कि ऑब्जेक्टिव से लेकर मेंस तक के टॉपिक्स को हम लोग कवर कर पाएँ। सबसे बढ़कर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो ताकि हम एग्जाम में किसी भी तरह की स्थिति में इन प्रश्नों को हल कर पाएँ। आज हम लोग हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल का स्टार्ट ले रहे हैं। ये टॉपिक हमने डेलिबरेटली चुना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखेंगे कि कम से कम 100 MCQs इससे निकल कर आएंगे और ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम्स में रेगुलर दिखाई देते हैं। तो आप इसे ज़रूर बहुत अच्छे से समझें और इसे नोट डाउन भी करें। उसके बाद कई बार लोग बुक्स के बारे में पूछते हैं, तो हम कहेंगे कि बुक्स का जहाँ तक प्रश्न है तो बुक में आप बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री में अगर पढ़ना समझना चाहते हैं तो बिपिन चंद्रा NCERT आधुनिक भारत की और एक गाइड बुक, चाहे लुसेंट चाहे क्राउन या यूनिक इलाहाबाद वाली गाइड, एक बुक ज़रूर आप साथ में रखें क्योंकि गाइड में फैक्ट्स सीधे दिए हुए होते हैं, उसमें लैंग्वेज बहुत कम होता है। चलिए आज इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं जो टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना का मिथक और सच। मिथक क्या है? क्या कांग्रेस की स्थापना में एओह्यूम और लॉर्ड डफरिन ने जानबूझकर रुचि दिखाई? क्या तत्कालीन जो औपनिवेशिक शासन था ये जानबूझकर ये चाह रहा था कि ऐसी संस्था स्थापित हो जो उनके लिए कठपुतली बनकर रह जाए? और इसीलिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आया, यानी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस की स्थापना दरअसल लोगों के गुस्से को रास्ता देने के लिए अंग्रेजी सरकार ने जानबूझकर स्थापित करवाई। वाल्व कहते हैं एक ऐसा छेद जिससे सिर्फ एक रास्ता होता है, जिससे सिर्फ एक बार चीजें जा सकती हैं, आ नहीं सकती, यानी उसमें वन वे होता है। जैसे कि हम टायर में हवा भरने के लिए उस वाल्व का यूज करते हैं जिसमें हवा जा तो सकती है लेकिन निकल नहीं सकती, जिसे कई बार पंक्चर बनाने वाले बोल्टू कहते हैं। वाल्व यानी वन वे रास्ता, सेफ्टी वाल्व थ्योरी यानी सुरक्षा का वाल्व। यह सुरक्षा का वाल्व क्या था? अंग्रेजी सरकार को इस तरह के इनपुट्स, खुफिया इनपुट्स मिलते रहते थे कि भारत की जनता धीरे धीरे आक्रोशित हो रही है, उसकी नीतियों से आक्रोश से भर रही है, उसके अंदर असंतोष है, विरोधों से भर चुकी है, किसी भी दिन कहीं पर भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। इस तरह के खुफिया इनपुट्स मिलते रहते थे और इसीलिए कहा गया कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इंटरेस्ट लिया। रिटायर्ड ICS ऑफिसर एओह्यूम को बुलाकर यह कहा कि आपको ऐसी राजनीतिक संस्था की स्थापना में हेल्प करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि लोगों का मूड क्या है। और इसीलिए यह सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आया जिसमें यह माना गया कि लोग साल में या 6 महीने में या किसी भी दिन सामान्य जनता अपने लीडर्स के साथ बैठेगी और उनके गुस्से, प्रतिशोध, विरोध जो सरकार के विरुद्ध दिखाई देगा अपनी खुफिया जानकारी से वो लेकर ये जान सकेगी कि अच्छा मामला ये है। और इस तरह से लोगों का गुस्सा तो रास्ता निकल जाएगा, यानी लोगों का गुस्सा उस संस्था में डिस्कशंस, डिबेट और एक दूसरे से जिरह में ही निकल जाएगा। इस बीच हमें यह पता चल जाएगा कि जनता का मूड क्या है। तो इस तरह से यह सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आया। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किस संस्था या किसकी स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो यह कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। लेकिन क्या यही सच है या इतना ही सच है? तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि एलन एक्टोवियन ह्यूम, जिसे एओह्यूम हम लोग कहते हैं, एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे जिन्हें हरमित ऑफ शिमला भी कहते हैं, यानी शिमला का सन्यासी। चूँकि रिटायरमेंट के बाद वो शिमला में ही रहे और जॉब भी उन्होंने बहुत बड़े सालों तक शिमला में किया। वे भारत सरकार के कृषि और वाणिज्य सचिव थे, यानी एग्रीकल्चर और कॉमर्स सेक्रेटरी थे। ICS अधिकारी के रूप में शिमला में तैनात थे और रिटायरमेंट के बाद वहीं रह गए। और रिटायरमेंट के बाद उन्हें अध्यात्म में रुचि हुई, यानी फिलोसफिकल हो गए और कहा जाता है कि तिब्बत भी जाते थे, धार्मिक लोगों से मिलते थे और इसीलिए उन्हें हरमित ऑफ शिमला यानी शिमला का सन्यासी कहा गया। एनीवे,
एओ ह्यूम ने कहा जाता है कि अपनी सर्विस के दौरान भी लोगों के जनमानस को समझा था। कांग्रेस की स्थापना ने एओ ह्यूम ने रुचि ली, लेकिन क्या स्थिति यहीं तक थी? अब आइए इसके दूसरे पक्ष को देखते हैं। 1870 के दशक में उस वक्त का नेतृत्व क्या सोच रहा था? नया उभरता हुआ वर्ग किस तरह का था? क्या विरोध के मुद्दे थे? जनता क्या चाह रही थी? सरकार क्या कर रही थी? तो 1870 के दशक में आप देखेंगे कि कुछ उभरता हुआ नया युवा वर्ग दिखाई देता है, जिसमें तिलक थे, वीर राघव चेरियार थे, आनंद चार्लू थे, सुरेंद्रनाथ बोस थे, फिरोज शाह मेहता थे, केटी तेलंग थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, आनंद मोहन बोस थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। ये सब लोग नया उभरता हुआ युवा वर्ग था जो अब नए ढंग से सोच रहा था और चाह रहा था कि जो पुरानी संस्थाएं हैं, पुराना तरीका है, उसे अब बदला जाए। इस वक्त जो नेतृत्व प्रदान करने वाली संस्थाएं थी, उनमें कलकत्ता में 1851 में स्थापित ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये सब ऐसी संस्थाएं थी जो तत्कालीन समाज को नेतृत्व दे रही थी, जिनका समाज का ब्रॉड बेस नहीं था। ये समाज के बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। ऐसे में कुछ नई संस्थाएं उभर कर आई, जिनमें कलकत्ता में स्थापित हुआ सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन। महत्वपूर्ण संस्था इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित हुआ, जबकि मद्रास में 1884 में मद्रास महाजन सभा, वीर राघव चेरियार, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू। दूसरी ओर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आया, जिसे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लोगों ने स्थापित किया। ये सब नई ऊर्जा से भरी हुई संस्थाएं थी और इनका नेतृत्व भी युवा था, नई सोच रखता था, सरकार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई या विरोधों को दूर तक पहुंचाने की बातें करता था। इन्होंने कुछ ऐसे समाचार पत्र भी निकाले जो बड़े प्रभावी थे और जनता पर इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इसमें हिंदू, ट्रिब्यून, बंगाली, मराठा, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, ये सब ऐसी समाचार पत्रिकाएं थी जो जनता का नेतृत्व कर रही थी और उन तक सरकार के कच्चे चिट्ठे को खोल रही थी और अपनी सूचनाएं पहुंचा रही थी। इस वक्त विरोध का मुद्दा क्या था? अगर देखा जाए तो जनता क्या चाह रही थी, कौन से मुद्दे थे जो जनता चाहती थी कि उसमें सुधार हो? इसमें था कि सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण हो, यानी इंडियनाइजेशन ऑफ जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो आईसीएस था, उसमें चाहते थे कि भारतीयों की भागीदारी बढ़े, सरकार के ऊंचे ओहदों पर, पदों पर भारतीय पहुंचे, राजनीति का भारतीयकरण हो। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क बढ़ाने की मांगे थी, क्योंकि कच्चा माल यहाँ से तो बहुत सस्ते, बहुत ही कम पर आसानी से भेज दिया जाता था और वहाँ से बनी बनाई वस्तुएं बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क पर भारत में भर दी जाती थी। तो आयात शुल्क सूती वस्त्र भरने के लिए भी आंदोलन चला। उसके बाद भारतीय जनता चाहती थी कि जो किसानों की समस्या है उसको एड्रेस करे सरकार। साथ ही प्रेस की मुक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब ऐसे मुद्दे थे। सेना में छटनी किया जाए, सेना का भारतीयकरण किया जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो उस वक्त की जनता चाहती थी कि सरकार इन्हें एड्रेस करे। तो ये सारे मुद्दे थे। 1875 में सूती वस्त्र से आयात शुल्क को बढ़ाने को लेकर बड़ा आंदोलन चला। बहुत विशाल नहीं, लेकिन कॉटन के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए 1875 में काफ़ी सुर्खियां बटोरने वाला आंदोलन चला। उसके बाद 1877 में सरकारी नौकरियों के भारतीयकरण पर आंदोलन चला। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, मुंह बंद करने वाला कानून। वर्नाकुलर माने देसी, यानी देसी समाचार, जो भारतीय समाचार पत्र थे, अखबार थे, उन पर नियंत्रण के लिए ये लॉर्ड लीटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसे गैगिंग एक्ट, मुंह ठूंस देने वाला, बंद कर देने वाला, दाब देने वाला, रोक देने वाला कानून कहते हैं। इस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी विरोध हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ही आर्म्स एक्ट आया, शस्त्र अधिनियम। इसमें भारतीयों को शस्त्र रखने पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद 1881 में बागान मजदूरों से संबंधित आंदोलन चला। 1881 में 1883 में बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत सुर्खियां बटोरने वाला भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इल्बर्ट बिल विवाद आया, जिसमें ये विधेयक में, बिल में ये बात थी, रिपन ने ये सोचा था कि अब भारतीय जज भी, भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मुकदमे चला सकते हैं। क्रिमिनल जो लॉज हैं वो इन पर इम्पोज होंगे। इस पर काफ़ी यूरोपियनों ने काफ़ी विरोध जताया, काफ़ी हंगामा किया।
कि भारतीय हम पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे और हमें कड़ी कड़ी सजाएं देंगे। इसलिए इस पर भी काफ़ी बड़ा विरोध हुआ और इस विरोध के कारण ही इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा रिपन को। इन सब बातों से यह निकल कर आया कि भारतीय जनता ने यह सोचा कि हमारा विरोध सतह पर रह जाता है। अगर हमारा कोई अखिल भारतीय लीडर हो, हमारी कोई ऐसी संस्था हो, हमारा कोई ऐसा स्थान हो, हमारा कोई ऐसा समूह हो जो हमारी बातों को पूरे मजबूती से सरकार तक पहुंचा सके और उसे नेतृत्व प्रदान कर सके। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनमानस ने एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा नेतृत्व के बारे में सोचा जो उनकी बातों को सरकार तक पहुंचा सके और सरकार के सामने कड़ाई से इनके मुद्दे को रख सके, सख्ती से ऐसे मामलों को उठा सके। इन सब का परिणाम था कि 1883 में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे नेताओं ने कलकत्ता में 1883 में एक ऑल इंडिया राष्ट्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में, जहां पर पूरे देश से लोगों को बुलाने का प्रयास किया गया। और साथ ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने घोषणा की कि 2 साल के बाद वे एक महासम्मेलन आयोजित करेंगे दिसंबर 1885 में, जब विशाल स्तर पर लोगों को वे बुलाएंगे और अखिल भारतीय स्तर पर यह एक बड़ा समागम होगा। इन सब का प्रभाव था कि कांग्रेस की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती चली गई। यानी तत्कालीन जो युवा वर्ग था उस समय, उसके मन में बेचैनी थी। वो चाह रहा था कि जो पुराने घिसे पिटे स्टाइल हैं, तरीके हैं, अब उससे काम नहीं चलेगा। नतीजा हुआ कि जब 28 दिसंबर 1885 को ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब सुरेंद्रनाथ बनर्जी वहां उपस्थित नहीं थे। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि कांग्रेस की स्थापना के समय कौन सा कांग्रेस का बड़ा लीडर उस समय उपस्थित नहीं था। चूंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कलकत्ता में इस वक्त ऑल इंडिया स्तर का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहे थे। कांग्रेस की इस प्रकार स्थापना हुई। आपने देखा कि किस तरह से तत्कालीन परिस्थितियां 1870 के दशक में धीरे धीरे बनती चली गई। इस समय कोई बनी बनाई सोच नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों ने उस वास्तविकता को लाकर खड़ा कर दिया जो कांग्रेस की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। कई सारे लोग थे जो अब सामने आ रहे थे और अब नेतृत्व भी सामने आ चुका था। तो एक ऐसे संगठन का खड़ा हो जाना स्वाभाविक था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना दरअसल कई सारे घटनाक्रम का सम्मिलित परिणाम था। यह सही है कि कांग्रेस की स्थापना में तत्कालीन आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी एओ ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के लीडर्स ने भी उनकी मदद ली। शायद वायसराय ने भी यही चाहा कि ऐसी संस्था स्थापित हो। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि तत्कालीन भारतीय नेताओं ने भी ये समझा कि अगर इस समय बिना एओ ह्यूम जैसे अधिकारी के मदद लिए अगर कोई संस्था स्थापित की जाती है तो बड़ी निर्दयता पूर्वक, बहुत ही आसानी से ऐसे किसी संगठन को दबाया जा सकेगा, या हो सकता है कि इस संस्था को बहुत ही आसानी से कुचल दिया जाता। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने दरअसल एओ ह्यूम का उपयोग तड़ित चालक के रूप में किया, लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में। यानी उन्होंने एओ ह्यूम का प्रयोग एक ऐसे लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में किया जो सरकार के गुस्से को इस तड़ित चालक से, लाइटनिंग कंडक्टर से बाईपास कर दे। इन दोनों के बीच दरअसल एक ऐसी संस्था स्थापित हुई जिसने बाद में जाकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया और बाद में ऐसे कई लीडर्स आते चले गए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी, नई ऊर्जा दी और अंततः भारत स्वतंत्र हुआ।